तो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं? सेकेंड पार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि खाना जो है कौन सा स्वादिष्ट होता है, गरम खाना अच्छा लगता है या ठंडा खाना। तो सभी को पता है कि गरम खाना जो है बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। किसके सापेक्ष? ठंडे खाने के सापेक्ष। तो ठंडा भोजन जो है हमें अच्छा नहीं लगता, गरम खाना अच्छा लगता है। इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चल रहा था, जिसका पार्ट फर्स्ट फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने के लिए पहली हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन, कि ये सरफेस टेंशन क्या होता है। जैसे ये ज्ञान मिल जाएगा हम लोगों को पता चल जाएगा कि गरम खाना क्यों अच्छा लगता है। टेंशन, एन छूट गया, यहाँ भी एन छूटा हुआ, ठीक कर लीजिए भाई। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए। ना समझ में आए बुक से थोड़ा पढ़ लिया करिए और तब जाकर लेक्चर सुनिए। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? तो इसके लिए हम ये एक कोई लिक्विड का सरफेस ले लेते हैं। ये किसी भी लिक्विड का सरफेस है, हमने उसका आर्बिट्रेरी शेप पे कोई शेप काट लिया। ये किसका सरफेस है? लिक्विड का। किस कोई भी लिक्विड हो सकता है, जैसे वाटर। अब इस सरफेस में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। कैसा ड्रॉ किया? ये इमेजिनरी लाइन होती नहीं है, हमने एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एक इमेजिनरी लाइन, जिसकी लेंथ कितनी है, पहले इसका नाम रख दिया ए बी। ए बी हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये होती नहीं है, हमने उसके तल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके तल में ये नॉर्मल फोर्स कंसीडर करिए, इस लेंथ के नॉर्मल, और कैसे हो, इसके प्लेन में एक्ट करे। तो अगर इसके लेंथ पे, जो इसकी लेंथ है वो L है, यहाँ पर ए बी की लेंथ हमने क्या मान लिया? ए बी की लेंथ L, ये हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया। और ये जो लगने वाले फोर्स हैं F, ठीक है, कौन से फोर्स हैं ये? F। कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री। और किधर एक्ट कर रहे हैं? इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड। तो अगर ये फोर्स F जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्ट करे इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड, तो इसके यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो लिख डालिए द फोर्स एक्टिंग on the unit length of an imaginary line drawn in the plane of the surface, the force acting on the unit length of an imaginary line drawn in the plane of the surface and perpendicular to the imaginary line, and perpendicular to the imaginary line is called surface tension.
it is denoted by symbol T. It is denoted by symbol T. It is denoted by symbol कैपिटल T. ठीक है, ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है. तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लिया. जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, लिखिए. ए बी की लेंथ कितनी है, एल हमने सपोज कर लिया है. देयरफॉर सरफेस टेंशन देयरफॉर सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन L. क्यों हुआ, ये यूनिटरी मेथड से जानते हैं कि अगर L लेंथ पे F फोर्स एक्ट कर रहा है तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, F अपॉन L. तो ये F अपॉन L क्या है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स. तो यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन. तो देयरफॉर सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या लिखेंगे, F अपॉन L. ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो इसका SI यूनिट लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, ये पर है तो क्या हो गया माइनस. तो सरफेस टेंशन की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर. और इसका डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या लिखेंगे, इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2. ये तो हो गया फोर्स का, और ये क्या हो गया, लेंथ का हो गया एल, एल से एल मर गया, क्या मिला, एम टी माइनस 2. ठीक है, तो जिसको यूनिट ये ना याद हो तो यहाँ से भी लिख सकता है, kg पर सेकेंड स्क्वायर. पर सेकेंड स्क्वायर बोले या टी के पावर -2 बोले, एक ही बात है. तो ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल. और इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस टेंशन का मीनिंग होता है कि उसमें कोई तनाव बल कार्य कर रहा है, टेंसाइल फोर्स का वर्क कर रहा है. इसको देखने के लिए आप अगर अपने ये सुई धागा वाली जो सुई होती है, उस सुई को जल की सतह पर धीरे से रखिए तो क्या देखेंगे, वो सतह पे तैरने लगती है. तो कोई चीज़ तैर रही है, इसका मतलब कि उसको उठाने के लिए कोई फोर्स लग रहा होगा. तो ये जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है यूनिट लेंथ पे जो लगता है, उसी को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन. यानी हर लिक्विड के सरफेस में एक टेंशन फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से उस पर चीज़ें क्या करती हैं, तैरती हैं. तो इसको क्या कहते हैं, टेंशन. अब इस सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है. इसी फैक्टर को समझने के लिए पहले इस प्रश्न का आंसर मैं दे लूँ कि ये जो हमारा, चलिए अभी आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका फैक्टर पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को प्रभावित करते हैं. चलिए इसको साफ करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं. तभी तो पता चलेगा कि गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है, ठंडा खाना नहीं लगता. तो इसके लिए जानना जरूरी है भाई, वो कौन से फैक्टर हैं जिन जो कि सरफेस टेंशन को प्रभावित करते हैं. तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. वो कौन से फैक्टर हैं जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं. पहली बात कि टेम्परेचर.
यानी अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि हमने खाने को गर्म कर दिया, तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। तो कोई चीज़ अगर कोई खींच रहा हो ज़्यादा, वो ज़्यादा फैलता है कि जो कम खींचे वो ज़्यादा फैलेगा? तो हम जानते हैं जो कम खींचेगा वो ज़्यादा फैलेगा। तो ये हमारे जीव का स्ट्रक्चर है, ये हमारा जीव है। और मान लीजिए आपने खाना खाया, वो खाना जो है यहीं रह गया, इतने दूर में रह गया, तो ये आपका फूड जो है जीभ पे आया और यहीं तक रह गया, जो कि ठंडे खाने के केस में होता है। मगर आपको स्वाद का पता तब चलता है जब इनके पास भोजन पहुंचता है। ये जो जीभ पर जो है क्या कहते हैं, ये टेस्ट बड होती हैं, स्वाद कलिकाएं। अगर इनके पास नहीं पहुंचेगा भोजन तो हम लोग कहते हैं कि भोजन अच्छा नहीं बना। तो जब ठंडा खाना खाते हैं उस वक्त सरफेस टेंशन जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये खाना सिकुड़ा रहता है। मगर जैसे ही हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं भोजन को, तो वो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और ये भोजन जो है जो कम एरिया में जीभ पर पड़ रहा था, अब ये फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। ये सब फैल करके, फैलने के बाद सरफेस जब कम हो गया तो ये फैल करके इन टेस्ट ब्लड के पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही इनके पास कोई पहुंचता है तो हाँ, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, तो हम लोग कहते हैं कि खाना जो है बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज किया, सरफेस टेंशन भोजन की क्या हो गई, वो कम हो गई। तो क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जीव के ज़्यादा एरिया पर फैलता है और हमको भोजन जो है वो स्वादिष्ट लगने लगता है। तो अब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, गर्म खाना अच्छा लगता है। तो क्या आंसर देंगे? क्योंकि गर्म खाने का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है और वो खाना मेरे जीभ के पूरे एरिए पे फैलता है, इसलिए हमें भोजन जो है वो स्वादिष्ट लगता है। जबकि ठंडा खाना कम एरिया में रह जाता है और हमको स्वाद का उसका पता नहीं चल पाता क्योंकि ठंडे खाने का सरफेस टेंशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। सॉरी। नंबर 2, ये सल्यूट। सल्यूट जानते हैं? एक होता है सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। खांसी परेशान कर रही। सल्यूट, तो सल्यूट में जो है दो तरह के सल्यूट होते हैं। एक होता है मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल, और एक होता है लेस सॉल्युबल। किसी को पता है? लेस सॉल्युबल। ठीक है। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उस केस में क्या होगा, और जो कम सॉल्युबल होगा उसके केस में, जैसा कि नमक देखिए, पानी में घोलिए तो क्या देखते हैं, नमक जल्दी से घुल जाता है, मगर सर्फ को घोलिए वो धीरे धीरे घुलता है। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा अगर उसको लिक्विड में डालेंगे तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोर सॉल्युबल है तो उससे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, लेस सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। अब सरफेस टेंशन जब घट जाता है इसलिए कपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा। जिसका भी सरफेस टेंशन कम होता है वो क्या करता है, कपड़े के ज़्यादा एरिया में फैलेगा और कपड़ा हमारा, उससे गंदगी जो होती है वो साफ हो जाती है। तो जो मोर सॉल्युबल सल्यूट होगा उसको डालने से सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है, और लेस सॉल्युबल सल्यूट को डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ सल्यूट। नंबर 3 क्या है कि अगर लिक्विड को जो है उसको दूषित कर दिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नालियों में मच्छर को मारने के लिए मिट्टी तेल वगैरह डालते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी तेल हमने डाला तो पानी क्या हो गया, दूषित हो गया, कंटामिनेशन ऑफ लिक्विड। तो
मिट्टी तेल को डालने से वो सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है। तो ये कंटामिनेशन ऑफ लिक्विड, कंटामिनेशन, ठीक है। तो ये कंटामिनेशन करने से क्या होता है, सरफेस टेंशन हमारा घट जाता है। तो ये फैक्टर्स थे जो कि सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नालियों में जो हम मिट्टी तेल डाल देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और मच्छर जो है उसमें डूब जाते हैं। लेकिन सरफेस टेंशन जब ज़्यादा रहेगा तो मच्छर तैरेंगे और मच्छर पनपेंगे। ठीक है। अब देखेंगे, ये आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, इस समय मैं ये ब्लैक से इस वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो क्या मैं अगर इसको ढक्कन को मैंने बंद कर दिया, ठीक है, अब मैं कहूँ कि अगर अब मैं लिखना चाहूँ, क्या कुछ भी लिखना चाहूँ, XYZ ABCD, आप लोगों को दिख रहा है, बताए कोई? ये देखिए मैं मिटा दिया। ये मिटाने के बाद अब मैं ऐसे इंक से नहीं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। दिखाई दिया? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखाई दिया? इसका आंसर अब देने जा रहे हैं, क्योंकि दो फोर्स होते हैं, एक फोर्स होता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। दीज फोर्सेस आर नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगली हेडिंग डालिए, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्स, पहली बात कि ये कोहेसिव फोर्स जो होता है, नंबर फर्स्ट, कोहेसिव फोर्स ये जो एक्ट करता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, कि अगर मॉलिक्यूल्स हमारे सेम मटेरियल के हैं, मॉलिक्यूल्स, और जो नंबर टू है एडहेसिव फोर्स जो एक्ट करता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करता है। तो सेम अणुओं के बीच में जो फोर्स, ये जो कोहेसिव फोर्स होता है, जैसे कि ये जो इंक है इसका, तो इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। और जो इंक और ये इंक ब्लैक और व्हाइट बोर्ड, इसके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी किसके, कोहेसिव फोर्स से, तो वो जा करके इसमें चिपक जाएगा। तो ये जो इंक के मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल है व्हाइट बोर्ड का, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स और इस इंक के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो इस कोहेसिव फोर्स से वैल्यू ऐसे समझिए कि ये हमारे इंक वाले हैं, इनको मैं ब्लैक कर देता हूं, और ये हमारा व्हाइट बोर्ड का है जिसको हमने व्हाइट से, ये व्हाइट बोर्ड का मॉलिक्यूल है, और ये ब्लैक वाले किसके हैं, ये ब्लैक वाले, ये इंक वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है, यहां सोर्स है तो ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, और एक फोर्स इस मॉलिक्यूल को, जिसको कि व्हाइट बोर्ड वाला है, वो इसको इधर खींचेगा। व्हाइट बोर्ड का मॉलिक्यूल कहेगा कि तुम इधर आओ, ये वाला मॉलिक्यूल कहेगा कि तुम इधर जाओ। तो इनके बीच में ये सेम टाइप का है, कैसा है ये, सेम। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स।
और ये क्या है, देखिए इनके बीच में जो मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है फोर्स, ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल है व्हाइट बोर्ड का और ये मॉलिक्यूल है हमारे इंक का मॉलिक्यूल। इसके बीच में तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के बीच में वर्क जो करेगा वो क्या काम करेगा, सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जब हम इंक से लिखते हैं तो इंक जो है यहाँ व्हाइट बोर्ड से चिपक जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इस इंक के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, वो यहाँ से निकल के इस पे आके चिपक जा रहे हैं। जब हम इसको स्याही से इंक से ना लिख करके ऐसे जब लिखते हैं तो इस केस में ये जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लास्टिक और इस व्हाइट बोर्ड इनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स है। तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब इस प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है ज़्यादा है इन कंपैरिजन किसके, इस एक मॉलिक्यूल ले ले हम इस प्लास्टिक का और एक मॉलिक्यूल ले ले इस व्हाइट बोर्ड का, तो इसके बीच में जो लगेगा कौन सा लगेगा, कोहेसिव नहीं लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। इस एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कम है किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले कौन से कोहेसिव फोर्स से। इसलिए क्या है कि हम इस प्लास्टिक से इस व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं मगर इंक से लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय लगने वाला कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है एडहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है और कोहेसिव फोर्स कम लग रहा है। तो आंसर आप दे सकते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो कोहेसिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगता है, एडहेसिव फोर्स। तो जो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से ही जब दो ड्रॉप ये लिक्विड का ड्रॉप लीजिए और दोनों को पास में लाइए तो दोनों मिलके क्या होती है, एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। ठीक है, दो लिक्विड पास में आई और दोनों ड्रॉप को पानी की बूंदें समझ लीजिए, वाटर ड्रॉप 1 वाटर ड्रॉप 2 मिल करके एक तीसरी ड्रॉप बन जाती है। ये क्यों होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, अब बात आती है कि ये फोर्स जो है कब एक्ट करते हैं, जब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अगर इन मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस बना हुआ ना, अब इसको मैं थोड़ा सा दूर बना के दिखाता हूं आप लोगों को। अगर ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यही इनका डिस्टेंस कहलाता है। अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 के पावर -9 मीटर इस ऑर्डर का है, तब तो ये एक दूसरे को चिपका लेंगे, और नहीं है तो ये दोनों अलग अलग बैठे रहेंगे। तो जैसे ये दो वाटर ड्रॉप आते हैं इनके बीच का डिस्टेंस ये कम हो जाता है और ये दोनों मिल करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक वाटर ड्रॉप बन जाता है। तो किस वजह से होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। और ये सब जो लिखने वाला वर्क है वो एडहेसिव फोर्स की वजह से है, क्योंकि इस समय इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। और इंक और व्हाइट बोर्ड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इनके कोहेसिव फोर्स को तोड़ते हुए ये मॉलिक्यूल जाके व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है, चिपक के आता है। तो ये है कोहेसिव और कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल ये हो गया, और ये लिखना किसका है, एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल। अब इसका शेष भाग हम लोग वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट में देखेंगे।